एआई एआई एआई, मैं सुन सुन के पागल हो गया। जितने लोगों से बात करो उतनी डिफरेंट डिफरेंट बातें निकल के आ रही हैं। कोई कह रहा है लोग एआई से करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, कोई कह रहा है लोग एआई से रोबोट बना रहे हैं, कोई कह रहा है एआई से ये हो रहा है। और जो किसी रियलिस्टिक आदमी से पूछूं तो वो कह रहा है कि बस भाई चैट जीपीटी से ईमेल लिख पा रहे हैं और एक दो फोटो बन जाती है जो सिमिलर जैसी दिखती है, जो मैं सोच रहा हूँ। तो क्या यूटिलाइजेशन है उस तरीके का जिस तरीके की हम बातें कर रहे हैं? इस कन्फ्यूजन से परेशान होके मैंने आज स्टूडियो में आमंत्रित किया है अमरदीप बाजपेयी जी को, जो वेब विजडम के फाउंडर हैं, जो वेब विजडम एआई पे ही एक्सपर्ट का काम करती है। तो आपको मैं मिलवाता हूं अमरदीप बाजपेयी जी से, और हम खूब सारे डाउट्स आज क्लियर करेंगे एआई के बारे में। अमरदीप जी, जय भारत। जय वीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने के लिए। और मैं उत्सुक हूँ कि क्या सवाल हैं आपके और मैं कैसे उनका जवाब दे सकता हूँ। मैं तो बहुत बेसिक से शुरू करूंगा अमरदीप जी, जो जी बिल्कुल एक आम जनमानस की समझ के लिए ज़रूरी है। जी एआई है क्या? पहले आप ये सब बताइए मुझे कि इंटेलिजेंस, जैसे एआई को कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल कैसे हो सकती है? मुझे लगता है इंटेलिजेंस तो एक बड़ी नेचुरल चीज़ है जो एक गॉड मेड ही हो सकती है। तो ये आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस कैसे आई? देखिए, ये बड़ा जो आपका सवाल है ना, ये है बेसिक, लेकिन ये है बहुत डीप। पहली बात तो ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई नया कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ओके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातें सेकेंड वर्ल्ड वॉर से हो रही, मतलब आप समझ लीजिए ऑलमोस्ट 70-80 साल पहले शाम। तब से ये बातें हो रही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आप उस टाइम की मूवीज भी देखिए, जेम्स बॉन्ड की और ये सब जो मूवीज आती थी उनमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिक्र हुआ है। तो ये एक पुराना कॉन्सेप्ट है। अब हुआ क्या कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो काम होना चाहिए था उसके लिए एक सर्टेन किस्म की प्रोसेसिंग पावर की जरूरत थी, सर्टेन किस्म के कंप्यूटर्स की जरूरत थी। वो कंप्यूटर्स डेवलप नहीं हो पाए। ओके। तो एक पीरियड आया जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विंटर, जो कि तकरीबन 1960-70 से शुरू हुआ था और वो 2010 तक ये पीरियड चलता रहा। ओके। और इस पीरियड में ज़्यादा कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कोई नई बात नहीं हुई, कोई नई खोज नहीं हुई। और फिर अचानक से जीपीयू आ गया, ओके। जो कि एनवीडिया का फास्ट प्रोसेसिंग कंप्यूटर है। ओके। आप उसको इस तरीके से समझे। बहुत मैं कोशिश करूंगा कि मैं सिंपल रहूं बातों में ताकि ज़्यादा समझ में आए। तो जब ये आया तो उसके बाद इसमें प्रोग्रेस होनी स्टार्ट हो गई, क्योंकि तब तक और भी चीज़ें हो चुकी थी। तब तक जो आपकी सॉफ्टवेयर लैंग्वेजेस थी वो बहुत तेज़ी से आगे आ चुकी थी और उसमें काफ़ी काम हो चुका था। बहुत सारे डेटा सेट्स क्रिएट हो चुके थे, डेटाबेसेस क्रिएट हो चुके थे जिन पे लर्निंग हो सकती थी। तो जब ये हुआ तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो मॉडर्न स्वरूप है उसमें एक वो परिपक्व होना शुरू हुआ। ओके। सो आपने जैसे ये बताया, क्या आप ऑडियंस को, हमारी ऑडियंस को सिंपल समझा सकते हैं, मतलब जो 10 साल के 5 साल के बच्चे को भी समझ में आ जाए कि ये काम कैसे करता है, इसका काम करने का तरीका क्या है? मैं आता हूँ इस पे। ये इंटरेस्टिंग बात है। आप इसको ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, और आपने पीछे एक सवाल पूछा था कि इंटेलिजेंस तो नेचुरल होती है, बिल्कुल। आर्टिफिशियल कैसे हो सकती है? ठीक है। और इसके कई रियल्म हैं, इसके कई रियल्म हैं जो कि स्पिरिचुअलिटी में भी जाते हैं, आगे हम देखेंगे उसको। लेकिन अब क्या हुआ कि आप देखिए, हम इवोल्यूशन के प्रोडक्ट, इंसान इवोल्यूशन का प्रोडक्ट है। लगातार हमारा इवोल्यूशन हो रहा है। Yes. लगातार हमारी दिमाग, हमारी क्षमताएं बढ़ती जा रही है। ठीक है। लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो जो इंसान 1 लाख साल के पहले का था और जो इंसान आज का है उसमें इंटेलिजेंस में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया। ओके। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है हाँ, ये उसके इंटरेस्टिंग। आईक्यू में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया। ओके। मिलियन साल के इंसान या 10 मिलियन साल के पहले जो भी हमारा फॉर्म रहा होगा उसके बीच में आप कंपेयर करेंगे तो हमारी इंटेलिजेंस में फर्क आया है। इसको थोड़ा और समझते हो। जैसे आप देखिए कि एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं इंटेलिजेंस लैडर। ओके। इंटेलिजेंस लैडर क्या होता है कि हम जानवरों को और जो भी नेचुरल बीइंग्स हैं उनको हम प्लॉट करते हैं एक इंटेलिजेंस लैडर के ऊपर, जहां सबसे नीचे कुछ है और धीरे 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 उससे ऊपर जाते हुए हम इंटेलिजेंस बढ़ती जा रही है, उसमें बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका एक हम चींटी को रख लेते हैं जस्ट फॉर दिस एग्जांपल से, कि चींटी सबसे नीचे है। आप उसके नीचे चाहें तो अमीबा को भी रख सकते हैं कि वो वन सेल ऑर्गेनिज्म है, तो वो सबसे कम इंटेलिजेंस हो सकती है प्रोबेबली उसमें, राइट। लेकिन हम
सेक के लिए सो दैट सारे लोग समझ सके, तो चींटी को रख लेते हैं। और चींटी के ऊपर हम मान के चलते हैं कि थोड़ी और इंटेलिजेंस बढ़ गई, तो आप मान लीजिए कि किसी गाय को रख गाय लीजिए, को रख लीजिए। उसके ऊपर आप जाएंगे तो आप एक बंदर को रख लीजिए, सॉरी उसके पहले आप कुत्ते को रख लीजिए, फिर आप एक बंदर को रख लीजिए, फिर आप एक चिंपैंजी को रख लीजिए, उसके बाद आप एक इंसान को रख लीजिए। तो आप देखेंगे कि जैसे जो चींटी काम कर पाती है ना, चींटी को आप सिखा नहीं सकते कि दाएं कैसे मुड़ो बाएं कैसे मुड़ो, आप नहीं सिखा सकते चींटी को, आप कितना भी उसे ट्रेन करने की कोशिश करें, कम्युनिकेशन ही स्टेब्लिश नहीं हो पाएगा। कम्युनिकेशन स्टैब्लिश नहीं हो पाएगा। लेकिन आप गाय को सिखा सकते हैं, आप कुत्ते को तो और भी चीजें करना सिखा सकते हैं, कुत्ते को तो ये भी सिखा सकते हैं कि आग के बीच में से कैसे निकल जाओ, किसी को बचा के कैसे ले आओ, बिल्कुल। आप वो ड्रग्स कैसे पकड़ लो, आप तो तरह तरह की कॉम्प्लेक्स चीजें सिखा सकते हैं। चिंपैंजी या बंदर पे आप आएंगे तो उसको तो आप गिटार बजाना भी सिखा सकते हैं, तो आप लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ थिंग्स इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। लेकिन आप देखिए कि इसके टॉप पे बैठा हुआ इंसान जो कि कुछ भी सीख सकता है। आप एक बच्चे को गिटार बजाना सिखाना शुरू करिए, आप एक बच्चे को एटॉमिक फिजिसिस्ट बनाना सिखाना शुरू करिए, उसको आप फिल्म मेकर बनाना शुरू करिए, कुछ भी, he is capable of doing anything, learning anything in the world. That is the ability of humans which differentiates us from anyone else. लेकिन ये इवोल्यूशन आप देखिए कि अभी रुक रहा है, क्योंकि अब मैंने आपको बताया कि 1 लाख साल से हम दिमाग के मामले में लगभग उतना ही है, क्योंकि हमारे सराउंडिंग लोगों ने नई नई चीजें इजाद कर दी, तो हम उनके ऊपर बिल्ड करते चले गए। तो आप देखें कि जो लेवल ऑफ एक्सेलरेशन जो आप देखें सिविलाइजेशन का, वो पिछले 5000 सालों में, सिंधु घाटी सभ्यता भी कितने साल पुरानी, हाँ 5,000 साल पुरानी, राइट। तो अगर आप देखें तो ये लेवल ऑफ एक्सेलरेशन आ रहा है, और जब ये लेवल ऑफ एक्सेलरेशन आ रहा है तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस तरीके से देखें कि हमारे जो फिजिकल फॉर्म वो तेजी से इस रेट ऑफ एक्सेलरेशन को डेवलप होने में हिंड्रेंस करने लग गया। ओके। तो अब अगर इंटेलिजेंस को इवॉल्व होना है तो वो नेचुरल फॉर्म में तो इवॉल्व हो नहीं सकती, तो वो ऐसे फॉर्म में इवॉल्व होगी जो कि नॉन नेचुरल। ओके। अभी जैसे हम अमरदीप जी बहुत फंडामेंटली बात कर रहे हैं, फिर हम जो आज के लिए वो जो वायरल बातें हैं वो करेंगे, बट मैं फंडामेंटल्स पे इसलिए बात कर रहा हूँ सो दैट क्या है ना कि इसका जो एक वेग सा एक तूफान मचा हुआ है, उसके बीच में फंडामेंटल कहीं छुपे हुए से हैं। हमने बिल्कुल यूटिलिटी की तरह देख रहे हैं, हम इसके फंडामेंटल को नहीं देख रहे, हम इसकी लॉन्ग टर्म पॉसिबिलिटीज़ को और इस जो कहते हैं ना कि प्रॉब्लम्स को नहीं देख रहे। मेरा एक बड़ा दिमाग में हमेशा एक चलता रहता है कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी हमें जो रिजल्ट दे रही है, मैं चैट जीपीटी पे गया, मैंने कुछ भी चीज़ लिखी, उसने मुझे आंसर कर दिया, मेरा अपना ब्रेन कहीं ना कहीं आलसी हो रहा है, या उसका इस्तेमाल कम हो रहा है, उसकी यूटिलिटी कम हो रही है, उसकी डिपेंडेंसी जो है वो सॉफ्टवेयर पे या आईटी बेस्ड या जो भी ये चीज़ें हैं, टूल्स हैं जिनको मैं टूल्स कहूँगा, इनके ऊपर टिकती जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कुछ दिनों बाद बस वही कुछ इंटेलिजेंट लोग रह जाएं जो बना रहे हैं एआई टूल्स और उनको ट्रेन कर रहे हैं, और बाकी सारे लोग उन पे डिपेंडेंट एक नॉन कैलकुलेटिव ब्रेन के मालिक हो जाएं, और कुछ समय के बाद ऐसा ना हो कि ये ह्यूमन इंटेलिजेंसी 75% 80% खत्म ही हो जाए। देखिए, ओके, ये एक भ्रम है। आप इसको इस तरीके से देखिए कि आज से मुश्किल से 2000 साल पहले, ठीक है, इंसान क्या कर रहा था, मेजॉरिटी ऑफ इंसान क्या कर रहे थे, जंगल में घूम रहे थे, ठीक है, और उनको कोई चिंता नहीं थी, वो जंगल में घूम रहे थे, नंगे घूम रहे थे, उन्हें कोई चिंता नहीं थी। और हम बहुत दूर की बात नहीं कर रहे हैं, मुश्किल से 2000 साल पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है। कुछ जगहों पे तो आज भी ऐसा हो रहा है, जैसे आप वहाँ उसके पास एक चले जाइए, अंडमान के पास एक ट्राइब है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी ये डिक्लेयर कर रखा है कि वहाँ कोई नहीं जा सकता, मार देते हैं लोगों, मार देते हैं लोग, जाते हैं तो बड़ा मैंने, राइट। पॉइंट ये है कि आप ह्यूमन जो इनोवेशन है वो कभी भी रुक नहीं सकता, वो हमेशा अपने आसपास से सीख करके उस पर बिल्ड करने की कोशिश करता रहता है। सो दैट कैन नेवर स्टॉप, दैट इज अवर कोर नेचर, दैट इज इन अवर बेसिक डीएनए, बेसिक जिसको आप बोलते हैं, वो हटा ही नहीं जा सकते। सो डिपेंडेंसी आपको नहीं लगता कि ह्यूमन इंटेलिजेंसी को डाइल्यूट कर सकती है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, जो हो सकता है वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जिस पे कई लोगों ने थोड़ा काम करना शुरू किया है, वो कल होगी
आज से 10 साल बाद होगी, आज से 50 साल बाद होगी, दैट वी डोंट नो। लेकिन एक चाइनीज बिलियनियर है 28 साल के, उनसे अभी पीछे किसी ने सवाल पूछा कि आप शादी क्यों नहीं कर रहे? तो उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया। उन्होंने बोला कि देखिए अभी क्या हो रहा है ना कि ह्यूमन इवोल्यूशन, और ये बड़ा मैच करता है एआई के कॉन्सेप्ट के साथ, कि ह्यूमन इवोल्यूशन जो है उसमें आप उसमें स्टैग्नेशन आ गया, मतलब वो इतनी तेजी से नहीं ग्रो कर रहा जितनी तेजी से बाकी चीजें ग्रो कर रही। ठीक है, राइट। तो वो ये कह रहे हैं कि लेकिन जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो कि कृत्रिम बुद्धि है, जैसे कि आपका चैट जीपीटी और ये सब, इसमें तो कोई लिमिट नहीं है ग्रो होने की, फास्टर ग्रो होने की कोई लिमिट नहीं है, बिकॉज फिजिकल फॉर्म नहीं है। आप कल को मैं चाहूं तो मैं 4 हाथ नहीं उगा सकता हूँ कि मैं एक साथ में ये भी कर रहा हूँ और धनिया भी काट रहा हूँ। आई कैन नॉट डू दिस, राइट? तो बट that is not the limit for AI. AI can do it. AI can do it simultaneously, two things. Okay, it can give answers in 2 windows simultaneously. There is no problem with that, right? तो उन्होंने ये बोला कि कहीं ना कहीं इन दोनों का एक हाइब्रिड होना है। Okay. क्योंकि हमारे दिमाग का फिजिकल फॉर्म ग्रो नहीं कर सकता, लेकिन क्या हम अपने दिमाग को किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर से लिंक कर सकते हैं? जो ये और एलोन मस्क भी ये प्रयास कर रहे हैं, जो चिप लगा रहे हैं दिमाग में। एग्जैक्टली, जो दिमाग में एक चिप लगा रहे हैं, न्यूरल नेटवर्क की बात कर रहे हैं, उन्होंने एक न्यूरल लिंक नाम की कंपनी भी बनाई है उन्होंने। हाँ, तो वो इसी कॉन्सेप्ट पे काम कर रही है कि क्या कैन वी प्रोवाइड एन एक्सटेंशन टू द ह्यूमन ब्रेन, एंड the day we provide extension to the human brain, I think that will open up tremendous amount of possibilities. सर एक और क्वेश्चन मेरा यहाँ पे आता है कि जब हम बात कहते हैं ट्रिमेंडियस पॉसिबिलिटीज, ये बात है कि एआई के ऊपर हमने ये एक जिम्मेदारी डाल दी है कि हमें वो एक नेक्स्ट लेवल की ह्यूमन स्पीसीज बना देगा और न जाने क्या ही बना देगा। तो ऐसा क्या है जो एआई कर देगा जो हम नहीं कर पाए अभी तक? आपको मैं पॉसिबिलिटीज तो इतनी जबरदस्त हैं, आप उनके बारे में सोचेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जैसे क्या पॉसिबल? जैसे फॉर एग्जांपल, क्या हम मैं बड़ा बेसिक से शुरू करता हूँ कि क्या हम इंटरप्लैनेटरी स्पीशीज बन सकते हैं? ठीक है। क्या हम ऐसे प्लेन उड़ा सकते हैं कि जो कि मार्स में कि वो अगले मंगल ग्रह में अगले 1 घंटे में पहुंच जाए? ठीक है। क्या हम नई यूनिवर्सेस को खोज सकते हैं? ठीक है। नई गैलेक्सीज को खोज सकते हैं? क्या हम एक बड़ा बेसिक सा चीज, आज तक आपने हमेशा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन सुना होगा। व्हाट इज न्यूटन्स फोर्थ लॉ ऑफ मोशन? कभी किसी ने सोचने की कोशिश करी? अब न्यूटन ने ही 3 दिए हैं तो 4 तक कहां से आए? द पॉइंट इज कि क्या हम E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, यानी जो हमारी थ्रेशोल्ड ऑफ लाइट से ना आगे जा पाने की लिमिट है, क्या हम उसको क्रॉस कर सकते हैं? आर देयर वेज टू बेंड द लॉज ऑफ नेचर? क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि हमें पता चल जाए कि बाढ़ आने वाली है और हम उसे रोक दें? ठीक है। क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कोई इंसान जो आज की डेट में 60 साल, 70 साल, 80 साल में डेथ हो जाती है इसकी, क्या हम उसे एक्सटेंड करके 200 साल, 300 साल, 500 साल ले जा सकते हैं? These answers, they require a very different nature of intelligence. ठीक है। this cannot be achieved probably. मैं आपकी बात का उत्तर तो ऐसे दे सकता हूँ, लेकिन क्या है कि वो अभी मैं आपको सुनना चाहता हूँ। मैं जाऊंगा नहीं इस पे। प्लीज आप जाए। नहीं, देखो क्या, जैसे अभी आपने न्यूटन के लॉस की बात की, न्यूटन, मेरे को एक बात आज तक वेस्ट की समझ में नहीं आई सर, खासकर इन साइंटिस्टों के बारे में, सिद्धांत देना कैसे विज्ञान है? जो सिद्धांत अगला व्यक्ति आके काट दे रहा है, आप मुझे कहो पानी गर्म है, और इन यहाँ पे सारे स्टूडियो में सब लोगों ने इस बात की ताली बजाई कि आपने बताया अमरदीप जी पानी गर्म है। मैंने तुरंत आके बताया नहीं जी ठंडा है। इन्होंने फिर ताली बजाई कि जयवीर जी ने बता दिया पानी ठंडा है। इसमें क्या विज्ञान है? न्यूटन का पहला लॉ क्या कहता है सर? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर ये यूनिवर्सल है तो ये हर चीज़ पे लागू होगा, राइट और रॉन्ग सर? बिल्कुल। आप के पिता ने आपको चाटा मारा, आप वापस चाटा मारोगे? Not implicated. नहीं, When law is not implicated means it is not universal. When it is not universal, it is not a law. Okay. ऐसे में बहुत सारे एग्जाम्पल्स बता सकता हूँ। आइजैक न्यूटन ने सिद्धांत दिए, आज तक उन्होंने एक कील तक नहीं बनाई। आइजैक न्यूटन हैज इन्वेंटेड नथिंग। एक और है वैज्ञानिक आइंस्टाइन, ही हैज गिवन अ लॉ ऑफ E इक्वल टू mc स्क्वायर, जिसका मतलब है कि उत्पन्न ऊर्जा द्रव्यमान और प्रकाश की चाल के वर्ग के बराबर होती है। बाद में एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा कि इक्वल टू नहीं है, प्रोपोर्शनेट है। वो भी नोबेल पुरस्कार ले गए
ये भी नोबेल पुरस्कार ले गए, देने वाले भी गधे, दूसरे वाले भी गधे, अब तीसरा वाला एक और नई नई रिसर्च आप पढ़ोगे कि ये फॉर्मूले में आप प्रकाश की चाल को कांस्टेंट मान के बैठे हैं, ये कांस्टेंट नहीं हो सकती, एक नया आदमी लेके आ जा रहा है। तो ये जो थ्योरीज है ना, ये इवोल्यूशन की थ्योरी बदलती रहती है, चलती रहती है। चलो हम अब एआई वाले पॉइंट पे आ जाते हैं। तो ये तो मैं आपको इसका बड़ा क्विक जवाब बताइए। देखिए, जो लॉज है ना, वो एक अपनी सीमा के अंदर है। ओके, तो जैसे आप एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ कि वो लॉज यूनिवर्सल इन नेचर नहीं है, वो आपके और आपके पिताजी के रिलेशनशिप पे नहीं डिपेंड करते। ठीक है, वो डिपेंड करते हैं फिजिकल भौतिक ऑब्जेक्ट्स पे। तो आप ये समझिए कि अगर ये लॉज हमें पता नहीं होते, फॉर एग्जाम्पल, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री नहीं बनी होती। आप इस तरीके से देखिए। हाँ, नहीं वो ठीक है। हाँ, मैं आप तो उसकी जो हमारी एक आदत है स्पेशली हिंदुस्तानियों में कि हम किसी भी चीज को उस सीमा तक खींच देते हैं जहां पे कि वो अतार्किक हो जाती है। हमें अगर हम फिजिक्स को लेकर के चलेंगे तो आप ये समझिए कि अगर हमें कोई भी किसी भी किस्म का ऑटोमोबाइल बनाना है, वो पॉसिबल ही नहीं, वो संभव ही नहीं है अगर हमें न्यूटन ने 3 लॉज नहीं दिया होता। क्योंकि जो पूरा का पूरा रिकॉइल का एक्शन है, जो कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन करता है, वो जो कि आपने ऊर्जा बनाई उससे आपने ऋषि कनाद का प्रिंसिपल सुना है ग्रेविटी का? अरे सर लेकिन कब का है वो? नहीं, हम कहाँ बना पाए कुछ? मैं डिनाई नहीं कर मैं ये कभी नहीं कहता हूँ किसी से कि क्या हिंदुस्तान में अच्छे लोगों की कमी थी। मैं इसको कभी डिनाई नहीं करता हूँ और मैं कभी इसको ये नहीं करता हूँ। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हिंदुस्तान में शायद इकोसिस्टम की कमी थी। किसी भी टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए कोर आइडिया के अलावा इकोसिस्टम बहुत जरूरी है। बिल्कुल। जैसे जेम्स बॉन्ड की मूवी में 1960 में ही ये एआई के बारे में बात हो गई, लेकिन एआई रियलिटी में 2020 के बाद आ पाया। तो ये जो इकोसिस्टम है वो हेल्प करता है। सो अमरदीप जी, आज आपके हिसाब से कहाँ खड़ा है एआई? आज कहाँ खड़ा है? और आने वाले टाइम में 2030 तक का के आंकड़ा ले लेते हैं, आपको कहाँ लगता है? और आने वाले 40 ईयर्स के बाद कहाँ लगता है? बिल्कुल देखिए, एआई को अगर हम डिवाइड करें आज की डेट में, तो वो 3 ब्रॉड चीज़ों में डिवाइड हो सकता है। ठीक है। पहली चीज़ है एएनआई, यानी कि आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। दूसरी है एजीआई, यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। और तीसरी है एएसआई, यानी आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। ठीक है, ओके, ये 3 बातें हो गई। ठीक है, एएनआई क्या होती है? किसी एक चीज में आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू कोई काम अचीव करना सीख लिया। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल बनाता हूं जो कि आपको चेस में हरा सकता है। ठीक है। और वो आप ही को चेस में नहीं हरा सकता है, वो इतना बढ़िया हो जाए कि वो कार्लोस मैक्सन को चेस में हरा दे, या हमारे गुकेश को चेस में हरा दे, राइट? तो वर्ल्ड चैंपियन गुकेश है ना, तो उनको चेस में हरा। तो ये एक संभावना कि वो इतना बेहतर, तो वो एक नैरो एरिया में बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। इवन फॉर एग्जाम्पल, जो आजकल आपको एलएलएम दिखाई पड़ते हैं, जो कि ईमेल लिख रहे हैं, जो कि आपका रिसर्च कर रहे हैं, ये बेसिकली क्या कर रहे हैं? सारी दुनिया की जो वर्ड्स हैं या जो भी उनके ट्रेनिंग डेटा के अंदर जो वर्ड्स हैं, उनसे एक ऑब्जेक्टिव को रीच कर रहे हैं। अभी तक मैं यही थोड़ा सा आपको अंतर बताना चाहता, तभी मैंने पिछला एग्जांपल दिया था कि अभी तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने न्यूटन्स 4th लॉ ऑफ मोशन नहीं खोजा। उसने ये नहीं बताया है कि मैं एक ऐसा रॉकेट कैसे बनाऊं जो मार्स तक उड़ के चला जाए और काफी कम कॉस्ट में चला जाए और काफी लोगों को बैठा के जिंदा सही सलामत वहां छोड़ दे या वापस ले आए, जो भी। तो ये काम नहीं कर पाया, राइट? तो इसीलिए ये नैरो इंटेलिजेंस का पार्ट है। एलएलएम्स जो है हमारे, जो चैट जीपीटी, डीप सीक, ग्रोक, ये सारे के सारे एलएलएम्स है, ये सारे के सारे नैरो इंटेलिजेंस का पार्ट है। एजीआई जो है, दैट इज क्लोजर टू ह्यूमन इंटेलिजेंस। ओके, अब ह्यूमन इंटेलिजेंस क्या है? ह्यूमन इंटेलिजेंस है हमारी एबिलिटी बिल्कुल नई चीजें खोज लेने की, जिनका पुरानी चीजों से कोई लेना देना नहीं था। okay. जैसे हमारे यहाँ एक साइंटिस्ट आता है और वो बोलता है कि एटम इज अ पार्टिकल, थोड़े दिन बाद दूसरा आता है, वो बोलता है इट इज अ वेव, फिर थोड़े दिन बाद तीसरा आता है, वो बोलता है इट इज बोथ अ पार्टिकल एंड वेव। नाउ दिस एबिलिटी ऑफ आवर्स, क्योंकि पीछे तो किसी ने नहीं बताया था ना ये, लेकिन हर बारी लोगों ने नए सिरे से विवेचना करी और एक बिल्कुल नया थॉट लेकर के आ गए।
जैसे कि लोग महाभारत लिख देते हैं, जैसे कि शेक्सपियर ने अपनी रचनाएं लिखी हैं जो कि बिल्कुल ओरिजिनल है, जिनका पीछे से कोई लेना देना नहीं। ये जो नए विचार लेके आना, वो आज की डेट में एएनआई के पास संभव नहीं। एएनआई जो भी कर रहा है वो एग्जिस्टिंग नॉलेज के बेस पे कर रहा है, एग्जिस्टिंग नॉलेज को रिक्रिएट कर रहा है। आप उसे सिखा देंगे कि 64 बोर्ड्स होते हैं और इसमें इतने किस्म की मूव्स पॉसिबल है और ये मूव ज्यादा अच्छी है, ये अगर आप उसे सिखा दें वो किसी भी चेस प्लेयर को हरा देगा। आप एआई चैटबॉट जैसे कि एलएलएम है आपका, कोई भी आप उठा लीजिए, डीप सीक या ओपन एआई, कुछ भी, चैट जीपीटी, तो इनमें क्या है कि आपने उसको सिखा दिया कि भाई ये पूरी दुनिया का नॉलेज है, आप इसमें से चीजें रिक्रिएट कर दीजिए, तो वो सिर्फ रिक्रिएशन का काम है, जो कि एक नैरो इंटेलिजेंस के अंदर आता है। अभी एआई के अंदर ये एबिलिटी नहीं आई है कि वो लाइट की गति से तेज कैसे जाना है ये बता दे, ये उसके अंदर अभी नहीं आया। ये उसको ये नहीं आया है कि हम मार्स में कब रहना शुरू करेंगे, कैसे रहना शुरू करेंगे, कैसे जाएंगे वहां तक, कैसे वहां पे। इन क्वेश्चंस के आंसर उसके पास नहीं। उसके पास इन क्वेश्चंस के आंसर नहीं है कि एक इंसान की जिंदगी को अब मैं 75-80 साल से 200 साल कैसे लेके चलूं। ये जो एरिया है, क्या इसको ह्यूमन सॉल्व कर सकते हैं? जरा आप सोच के देखिएगा तो आप बोलेंगे कि हाँ, ह्यूमंस कभी ना कभी इसको सॉल्व कर देंगे। करेक्ट। ये जो एक, तो ये मैं बोलूंगा कि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन नॉलेज के आसपास है, लेकिन उसने ह्यूमन नॉलेज को के बराबर नहीं पहुंची है। वो बराबर वाली स्टेज है एजीआई की स्टेज, जिसको हम बोलेंगे आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, जहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नए आइडियाज देना शुरू कर दे, ओरिजिनल नए आइडियाज देना शुरू कर। और उसके बाद आप देखेंगे कि एक बड़ा युग आएगा जिसमें हमारी जिंदगी बहुत आसान होती जाएगी, बहुत आसान होती जाएगी। हम इतनी मुश्किल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे जिनके बारे में आपने सोचा नहीं था, जैसे कि वर्ल्ड हंगर कैसे सॉल्व करें, जैसे कि वॉर्स को कैसे रोका जाए, जैसे कि कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज कैसे निकाला जाए। इनकी जो स्पीड है कि इसको ह्यूमंस खोज रहे हैं, वो अगले 5 साल 10 साल 15 साल में खोजेंगे। एआई जो एजीआई होगा वो शायद 2 महीने में खोज ले, फॉर एग्जाम्पल। ओके, तो ये एक बड़ा चेंज है जो अभी हमें देखना बाकी है, जो स्टेज आनी बाकी है। लेकिन सर मैं यहाँ पे एक रोकूंगा, एक तीसरी चीज उस पर बारे में और बात करेंगे अगर टाइम रहा तो, वो है आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। ये एक अलग किस्म का मॉन्स्टर है। ओके, मैंने आपने देखिए, मैं आपको पुराने एग्जाम्पल में वापस ले जा रहा हूं, जहां मैंने इंटेलिजेंस लैडर की बात करी थी, जहां मैंने एक और बात करी थी कि जो चींटी होती है वो कभी भी गाय के, या थोड़ा और ऊपर चले जाते हैं, कुत्ते के उद्देश्य को नहीं समझ सकती कि वो कुत्ता क्यों घूम रहा है, कुत्ता क्यों इंसानों के साथ जा रहा है, ये उसको समझ नहीं आ सकता, ये उसको उसके दिमाग के परे, वो कभी नहीं समझ सकता। या जैसे मैं एक और एग्जांपल दूं आपको कि एक गाय है और एक इंसान है। अगर मैं गाय को पूरी जिंदगी इकोनॉमिक्स का लेक्चर सुनाता रहूं तो अभी वो अर्थशास्त्र के बारे में कुछ नहीं जान पाएगी, उसकी क्षमता के बियॉन्ड बात है। आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस भी उसी बला का नाम, जो कि ह्यूमन इंटेलिजेंस से 10 गुना ज्यादा ऊपर हुई। यानी आज हम बात कर रहे हैं आईक्यू लेवल ऑफ 160, 140, 130, जिसमें सबसे इंटेलिजेंट लोग दुनिया के, जिनको अल्बर्ट आइंस्टाइन, ऐसे लोगों की हम बात कर रहे हैं। आप मानिए कि अगर किसी कृत्रिम बुद्धि की आईक्यू लेवल वो 1000 हो जाए, 1500 हो जाए, then what they will be thinking and what they will be capable of doing will be enormous. So अभी जैसे आज हम अपने सिनेरियो पे वापस आते हैं कि आज जो एआई की स्थिति है, मैं वो आपसे पूछ रहा हूँ कि अभी तो एआई जो मुझे एक लड़खड़ाते बच्चे के जैसा दिखता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा ईमेल लिख पा रहा है, कोई ड्राफ्टिंग कर पा रहा है, कोई एआई से गाना बना ले रहा है, या 1-2 तस्वीर इमेज बना ले रहा है, या छोटा मोटा वीडियो क्लिप। क्या इससे ज़्यादा भी यूटिलिटी अभी कहीं है एआई की? एआई की यूटिलिटी लगातार बढ़ती जा रही है, मेरी खुद की कंपनी वो बहुत सारे एआई प्रोडक्ट्स पे काम कर रही है अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए। जैसे होटल इंडस्ट्री के लिए हमने एक होटल एआई चिफ्टन या होटल एआई बटलर बना दिया, जो कि पर्सनल बटलर। आप किसी होटल में जाते हैं, वो आपके साथ है, आपके फोन में है, आपके ऐप में है, आप उससे कुछ भी करवा सकते हैं।
आप उससे पूछिए कि मेरा आप चेक इन करवा दीजिए होटल में मेरे आने से पहले, मेरे की कार्ड आप रेडी रखिए रिसेप्शन के पास, ताकि मैं आते ही की कार्ड उठा लूँ, मुझे वेट ना करना पड़े। आप उसे बोलिए कि मुझे कॉफ़ी चाहिए शाम के 6 बजे सनसेट देखते हुए। आप उसे बताते जाइए, उससे बात करते जाइए, आप वही सारी चीज़ें करता चला जाएगा। आपको एक्चुअली होटल के अंदर किसी से बात करने की आवश्यकता ही खत्म हो जाएगी। वॉट एवर यू वॉन्ट, तो वो कैसे करेगा इस प्रोसेस को? वो इस प्रोसेस को 2 तरीके से करेगा। पहली चीज़ ये कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमने उसके साथ ऑलरेडी फीड इन कर दी है, उस होटल के बारे में जिसमें वो जा रहा है, उस जगह के बारे में, उस शहर के बारे में जिसमें वो जा रहा है, जिसको हम ट्रेनिंग डेटा बोलते हैं। उस ट्रेनिंग डेटा पे हमने एल्गोज लगाए, जो कि वो एल्गोज उस ट्रेनिंग डेटा को इंटरप्रेट करके उसे बता रहे हैं। एट द सेम टाइम हमने एक बैकएंड पे इंजन बनाया है, जिसमें या तो रोबोज काम कर रहे हैं या ह्यूमंस काम कर रहे हैं। तो उन रोबोस के पास इंफॉर्मेशन पहुंच रही है। जैसे आप बहुत सारे चाइना के होटल्स में चले जाइए, आपने उसको रोबोस के पास इंफॉर्मेशन पहुंच गई कि मुझे इंस्ट्रक्शन आया है कि आपको सुबह के 6:30 बजे कॉफ़ी पहुंच जानी चाहिए, तो वो रोबो कॉफ़ी बना करके आपके पास लेके चला जाएगा। जहाँ पे रोबोज अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे ह्यूमंस हैं, उनके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा कि भाई देखिए 6:30 बजे आपको वहाँ पहुँच जाना है। वो 6:25 पे आपको रिमाइंडर भी दे देगा। तो ये तो आपको होटल को भी इंस्टॉल करना पड़ेगा आपका सॉफ्टवेयर, तो या वो भी? हाँ, तो ये हम होटल्स को ये कंप्लीट पैकेज ले जाकर के हम उनको दे रहे हैं कि आप इसको इम्प्लीमेंट कर लीजिए एज इट इज, और आपका ये काम होना स्टार्ट हो जाएगा। इनफैक्ट हमने कई सारे एशिया के होटल्स में, अफ्रीका के होटल्स में ऑलरेडी इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। जिससे ह्यूमन इंटरेक्शन कम हो जाएगी आप। इससे ह्यूमन इंटरेक्शन काफी सब्सटेंशियली कम। इंडिया के पास क्या अपॉर्चुनिटी है एआई को लेके इन टर्म्स ऑफ और इन कंपटीशन ऑफ? जैसे एआई कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बिग ब्रांड्स की ही बकरी ना बन के रह जाए, इन द सेंस कि माइक्रोसॉफ्ट फिर अगेन लीड कर रहा है, गूगल लीड कर रहा है अभी, और ओपन एआई के कुछ जो गिनी चुनी 4-5 कंपनीज हैं, यही कहीं तो ये कहीं नीचे डिस्ट्रीब्यूट होगी ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी, या फिर वही हर बिजनेस मॉडल की तरह बड़े लोगों के हाथ में रह जाएगा सब कुछ? देखिए, मैं यहाँ पे ना कुछ चीज़ बोलूँगा जो कि थोड़ी कंट्रोवर्शियल लग सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया इस वक्त पूरी दुनिया के जो एआई हैं वो इंडिया के ट्रेनिंग डेटा पे ऑपरेट कर रहे हैं। ओके। क्योंकि हम सबसे ज़्यादा मैसेजेस लिखते हैं लिंक्डइन के ऊपर, सबसे ज़्यादा व्हाट्सएप यूजर्स इंडिया के पास हैं। अब लिंक्डइन माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, वो देखिए अपना कोपायलट बना रहे हैं, एआई बना रहे हैं, ओपन एआई में भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है। फिर उसके बाद मेटा एआई जो कि फेसबुक का है, व्हाट्सएप आप देख लीजिए, ये सारे के सारे आपके मेटा के, राइट? उनके पास सारा डेटा आ कहाँ से? वो सारा का सारा हमारे पास है। ट्विटर में आप देखिए, ट्विटर कल को उसकी जो वैल्यूएशन है वो गिर करके 10% भी नहीं रह जाएगी अगर उसे सारे इंडियंस पुल आउट कर ले। ट्विटर का ग्रोक एआई कंप्लीटली हमारे डेटा पे चल रहा है, हम उसे ट्रेन कर रहे हैं, हम उसे स्मार्ट बना रहे हैं, हम उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना रहे हैं। आई थिंक इंडिया हैज टू नो इट्स पावर एंड इंडिया हैज टू बिल्ड इट्स ओन एआई एंड सूनर देन लेटर। इनफैक्ट मैं तो यहाँ तक एडवोकेट करूंगा, और यहाँ पे कि टैरिफ वाला भी मुद्दा आ रहा है, कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि हम 50% आपके ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं, हमें जवाब में ये बोलना चाहिए कि देखिए फिजिकल प्रोडक्ट्स पे हम तो जो टैरिफ लगाएंगे वो लगाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपका जो गूगल है, जो आपका फेसबुक है, जो आपका इंस्टाग्राम है, सबसे पहले हम इनको बंद कर देंगे। मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ, डोनाल्ड ट्रंप अगले 24 घंटे में सरेंडर करेंगे। अभी चाइना ने ये काम देखिए कितना पहले किया हुआ, कितना रशिया ने ये काम बहुत पहले किया हुआ, चाइना ने ये काम बहुत पहले किया हुआ है। इंडिया अपना डेटा, अपनी सारी की सारी ह्यूमन इंटरेक्शंस, अपनी सारी की सारी नॉलेज प्लेटर में करके इनको फ्री में दे रहा है। और फ्री में तो छोड़िए, हम तो गूगल पे ऐड दिखाने के लिए पैसे दे रहे हैं उनको, पैसे दे रहे हैं, मेटा पे उनको ऐड दिखाने के लिए हम उनको पैसे दे रहे हैं। करोड़ों हजारों करोड़ की रेवेन्यू हमारे पास से जा रही है, वैल्यूएशंस उनके जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के बन रहे हैं वो हमारी वजह से बन रहे हैं, और हम अपने ही डेटा को यूटिलाइज नहीं कर रहे। जिस दिन अगर सरकार में मैं होता, मैं तो पहले दिन इस बात की एडवोकेसी करता कि आप ये बंद कराइए, आप इसको कल बंद कराइए। और जो काम हमने, आप देखिए पेमेंट में किया है, यूपीआई इज अ यूनिक सिस्टम, इट इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। हमारे साइंटिस्ट में, हमारे इंजीनियर्स में ये क्षमता है कि हम अपना एआई मुश्किल से 6 महीने के अंदर खड़ा कर देंगे, अपना गूगल, अपना फेसबुक, अपना इंस्टाग्राम 6 महीने के अंदर खड़ा कर देंगे।
फिर सरकार कहाँ, आपको लगता है कि क्या सरकार का ऐसा लूप होल है, या क्या सरकार की मजबूरी है जो इतनी बेसिक बात, इतने इंटेलिजेंट लोगों की सरकार है, ये नहीं समझ पा रहे? देखिए, दो बातें। सरकार जो होती है ना हमारे यहाँ, वो आप देखें बहुत ध्यान से कि जैसे जब अंग्रेज हुआ करते थे तो वो एक पुल बनाते थे और वो पुल चलता था, आप देखिए 200 साल। ठीक। आप उसके भी पहले चले जाइए, जो मुगल होते थे वो एक किला बनाते थे, वो किला चलता था 1000 साल। बिल्कुल। ठीक है। या उसके पहले हमारे हिंदू किंग्स हुआ करते थे जो कि मंदिर बनाते थे, और आप खड़े हैं मंदिर हजारों सालों से, उनका कुछ नहीं हो रहा, उन पर कोई पेंटिंग डेंटिंग नहीं होती है, वैसे के वैसे खड़े हुए हैं। ठीक है। दिक्कत क्या हो गई, डेमोक्रेसी आने के बाद जो सरकारें हैं वो हमेशा अगले इलेक्शन का सोच, और अगला इलेक्शन कब आएगा? 2 महीने के अंदर आ जाएगा। रोज आ रहा है रोज इलेक्शन, तो एक महीना एक स्टेट खत्म नहीं होता, एक दूसरा दूसरा आ स्टेट जाता शुरू हो जाता है, बीच में म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन आ जाते हैं, और पॉलिटिशियंस जो हैं वो कोई इलेक्शन हारना नहीं चाहते। है। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि जो शॉर्ट टर्म पेन है वो कोई भी पॉलिटिशियन लेना नहीं चाहता। इनकी प्रायोरिटी लिस्ट में इलेक्शन नंबर 1 पे है। नंबर 1 पे। इलेक्शन के बाद कुछ देखेंगे, किसी की भूख मिटी, किसी की ज़रूरत पूरी हुई, रोजगार मिला, कुछ हुआ या नहीं हुआ। इनफैक्ट मैं आपको एक बड़ा अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ कि आप अगर ध्यान से देखो तो जो प्राइम मिनिस्टर्स इंडिया में जिन्होंने लार्ज स्केल इंप्रूवमेंट ला दिया है हमारी लाइफ में, ओके, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, वो अक्सर एक टर्म के बाद अगला टर्म नहीं जीत पाए या हटा दिए गए। क्यों? क्योंकि उनका मोटिवेशन अलग था। चलो, अभी तो खैर सरकार थोड़ी तो एक्टिव है, एटलीस्ट कम से कम ट्रंप का विरोध किया, और भी कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं जो काफ़ी समय से मिस थी, तो शायद यहाँ पे भी नज़र पड़े। हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, शायद कुछ सोचा जाए इस बारे में कि भाई ये भी एक, ये तो मतलब बहुत सबसे इम्पोर्टेंट पहलू लगा मुझे तो आपकी बात सुन के ये रोटी कपड़ा मकान से ज़्यादा ज़रूरी चीज़ लगी कि इसी से तो रोज़गार होगा। फिर जब आप अपने नेटवर्क्स खड़े करेंगे हम, तभी तो हम लोगों को अकोमोडेट कर पाएंगे, अपने टैलेंट को यूटिलाइज कर पाएंगे। सो अभी जो ये बज वर्ड चल रहा है एआई एक्सपर्ट, जिसमें मैं जब इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता हूँ, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट रहता है चीज़ों में, या शॉर्ट्स देख रहा हूँ, हर चौथा आदमी एआई का कोर्स बेच रहा है, हर आदमी वर्कशॉप कर रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है, लेकिन इनकी ट्रेनिंग मुझे लगता है वही 4 बात सिखाने तक ही सीमित रह जाती है शायद, कि इस्तेमाल कैसे करें जो हो चुका है, या क्या ये ट्रेनिंग इतनी बिक रही है, ये सब हो रहा है, इनकी क्या रियलिटी है? देखिए, 2 बातें तो बड़ी ऑब्वियस है, और एक सिद्धांत पे काम चल रहा है, लेकिन वो सिद्धांत कितना सक्सेसफुल होगा वो देखेंगे हम। लेकिन आप एक चीज देखिए, हमेशा ह्यूमैनिटी इस बात से डरी है जब भी चेंज आए। जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया था तो लोग इस बात से डर रहे थे कि अब तो देखिए सारे लघु कुटीर उद्योग खत्म हो रहे हैं, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ रहा है, बड़ी फैक्ट्रियां बनेंगी और बहुत बड़े पैमाने पे बेरोजगारी आ जाएगी। ठीक, वैसा तो हुआ नहीं, इनफैक्ट नए रोजगार के अवसर खुल गए। टेलीकॉम रिवोल्यूशन आया, दोबारा यही चीज रिपीट हुई, लोगों को लग रहा था कि नहीं ये तो सब बंद हो जाएगा। कंप्यूटर रिवोल्यूशन आया, कंप्यूटर रिवोल्यूशन में आप सोचिए इंडिया के अंदर इतना बड़ा मतलब ये खड़ा हो गया था, आंदोलन खड़ा हो गया था, राहुल गांधी, ये राजीव गांधी को अपनी गद्दी गंवानी पड़ गई, और है ना, बिल्कुल राइट, कंप्यूटराइजेशन के चक्कर में वो वन ऑफ द रीजंस, बिल्कुल आप मानेंगे। तो अभी डिजिटल रिवोल्यूशन आया, जैसे ई कॉमर्स और ये सब, लोगों को लग रहा था अब तो सारे मॉल बंद हो जाएंगे और सब खत्म हो जाएगा, छोटे दुकानदार, सारे दुकानदार बंद हो जाएंगे। तो लेकिन आप एक चीज देखिए कि जब भी ये नया रिवोल्यूशन आता है तो हमेशा रोजगार के 10 टाइम्स नए अवसर क्रिएट होते हैं, और जो पुराना काम चल रहा होता है उसमें आप देखेंगे 10% की कमी होती है। तो जो नए काम की वजह से इतनी बड़ी ग्रोथ आती है, और पुराने काम में 2, 4, 5%। तो अगर आप नेट उनका इम्पैक्ट देखेंगे तो वो हमेशा आप देखेंगे कि वो पॉजिटिव होता है। ज्यादा ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज आती हैं, ज्यादा अबंडेंस की अपॉर्चुनिटी आती हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप एआई सीखेंगे तो आप एज ऑफ अबंडेंस की तरफ बढ़ रहे हैं, where we are talking about everyone will have everything. That is the big vision which AI can make happen. So अभी जैसे अभी एजुकेशन की सीखने की बात आई, आपके पास कुछ ऐसे टूल्स जो आप कह सकते हो, उनके नाम ले सकते हो, रिकमेंड कर सकते हो, जो यंग जनरेशन, या मैं कहूँ कि जॉबलेस जो लोग हैं, घर पे कंप्यूटर है, कुछ करके, कुछ सीख के कुछ रोज़गार क्रिएट कर सकें, ऐसे कुछ टूल्स जो फ्री हैं जिनका यूटिलाइज
करके, या जो पेड भी हैं, थोड़ा मोटा पैसा देना भी पड़ता है, सो कुछ रोजगार लोग अभी अपने घर पे क्रिएट कर सके, या जो गृहिणी हैं, पढ़ी लिखी हैं, घर पे हैं, ऐसी कुछ, ऐसा कुछ आप बता सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, दो बातें होने जा रही हैं। पहली चीज़ ये है कि क्या आप एज अ फ्रीलांसर काम कर सकते हैं? तो अगर आप एज अ फ्रीलांसर काम कर सकते हैं तो बहुत सारे टूल्स आ चुके हैं। GPT-5 है, आप डीपसीक में चले जाइए, आप ग्रोक में चले जाइए, आप बहुत, मतलब एक 1% आप मार्केटिंग एजेंसी बन सकते हैं, 1% आप कंसल्टिंग एजेंसी बन सकते हैं, 1% 2% आप किसी भी किस्म की छोटी एग्जीक्यूशन एजेंसी बन सकते हैं बाय यूजिंग बेसिक टूल्स। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज आपको और बताऊं, स्पेशलाइज्ड टूल्स जो होते हैं वो थोड़े दिन में कम रेलेवेंट होने लगते हैं। ओके। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं आपको चीज बताता हूँ। यानी कि GPT-5 जो है, उसके पास इस बात की चांसेस ज्यादा हैं कि वो ज्यादा अच्छी इमेज भी बना दे और ज्यादा अच्छा टेक्स्ट भी लिख दे, राइट, बिकॉज इट इज लर्निंग फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। ओके, लेकिन अगर कोई स्पेशलाइज्ड टूल है जो सिर्फ टेक्स्ट करता है, इट इज नॉट नेसेसरीली कि वो हमेशा ज्यादा अच्छा आउटपुट देगा। ये मैंने भी महसूस किया है। अभी मैं जैसे करता हूँ, एडिट वगैरह पे भी काम करता हूँ, इमेज जनरेशन मुझे अभी तक, मैंने, आप रनवे एमएल की बात करें, इमेजिन आर्ट की बात करें, मैंने कोई नहीं छोड़ा, कलिंग एआई की बात करें, मैं, क्योंकि मेरा काम है एडिट का और प्रोडक्शन का। चैट जीपीटी का रिजल्ट इंडियन प्रोस्पेक्टिव में सबसे बेटर है। अगर मैं अभी बोलूं कि शिव जी की तस्वीर बना दो, ब्रह्मा की बना दो, विष्णु बना दो, तो चैट जीपीटी सबसे क्लोजर टू दी कॉन्सेप्चुलाइजेशन जाता है, जिसमें कि बाकी के लोग नहीं कर पाते। बिल्कुल, आपने बहुत बहुत, क्योंकि इनका जो ना, इनके साथ चक्कर क्या है कि ये ज्यादा लार्जर डेटा सेट पे काम कर रहे हैं। जब आदमी आर्टिकल भी उसी से लिखवा रहा है, चैट भी उसी से करवा रहा है, आपका इमेज भी उसी से बनवा रहा है, तो इट इज कंबाइनिंग मेजर अमाउंट ऑफ डेटा। Because it is combining major amount of data, there is a higher likelihood of it producing better results for multiple varied things. लेकिन वो एक तो चैट जीपीटी अभी वीडियो क्रिएशन में नहीं आया है। अगर आप वीडियो क्रिएशन की बात करें तो ग्रोक का बहुत अच्छा टूल है। ग्रोक का बहुत अच्छा टूल है जो कि वीडियो क्रिएशन में बहुत बढ़िया काम कर रहा है, स्पेशली जो आप उसका पेड वर्जन ले लीजिए, इट इज डूइंग अमेजिंग वर्क। इमेजिन आर्ट, आपका मिड जर्नी, सोरा, तो देयर मेनी ब्यूटीफुल टूल्स, आप इनको यूज करिए एंड अमेजिंग वर्क। अगर आप कम बेसिक काम करना चाहते हैं, मान लीजिए, तो लगभग सारे चैट जीपीटी, लेकिन अभी कंटेंट राइटिंग में ग्रामरली भी अच्छा काम करने लग गया है, आप उसको भी देख सकते हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ टूल्स ना विच आर आल्सो इवॉल्विंग एट द सेम टाइम। अच्छा, अगर आप लिखना करना चाहते हैं कोडिंग वगैरह में, तो क्लॉड आ चुका है, वो काफ़ी अच्छा है, तो आप कोडिंग की हेल्प ले सकते हैं। गिटहब भी है वहाँ पे, उसका भी एआई डेवलप हो रहा है काफ़ी अच्छा। तो ये सारे प्रोडक्ट्स ना कोडिंग की साइड पे आ रहे हैं। आपका आपका राइटिंग की तरफ आ रहे हैं, आपका वीडियो एडिटिंग की तरफ आ रहे हैं, और ये सारे टूल्स नहीं है। इनको आप इस तरीके से मत सोचिए कि ये टूल्स रह गए हैं, ये वन मैन आर्मी है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। एक बड़ी कंपनी है परप्लेक्सिटी, आपने उसका नाम सुना होगा। परप्लेक्सिटी बेसिकली उसके उसके बैक में चैट जीपीटी और एलएलएम ही है, और उसी को उसने रिपर्पस किया है, और रिपर्पस करके उसके ऊपर एक गूगल जैसा इंटरफेस दे दिया है, जिससे कि एग्जैक्ट आंसर्स आ रहे हैं, जो कि सर्च के आंसर्स हैं, और सर्च टाइप के आंसर हैं, डिस्क्रिप्टिव आंसर्स नहीं है, फैक्चुअल आंसर्स हैं, सर्च टाइप के आंसर्स हैं। उसने उसके ऊपर इंजीनियरिंग करी, और आप देखिए उसका जो लेटेस्ट राउंड ऑफ वैल्यूएशन है वो ऑलरेडी $20 बिलियन क्रॉस कर गया। तो आप इस वक्त एआई में एक किस्म से सारे लोग अंधेरे में ग्रोप कर रहे हैं, और किसी के हाथ में कुछ भी आ सकता है। सो सारे लोगों को मैं ये बोलूंगा कि अगले 5 सालों में, एंड दिस इज नॉट प्रेडिक्शन, दिस विल हैपन एज अ रियलिटी। आप इसको प्रेडिक्शन मत देखिए, अगले 5 सालों में आप देखेंगे मल्टीपल सिंगल मैन या सिंगल डिजिट एम्प्लॉय कंपनीज विल बिकम $1 बिलियन एंटिटीज। तो इस वक्त ये हिस्ट्री में, ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार ऐसा मौका है कि एक आदमी की कंपनी $1 बिलियन कंपनी बन जाएगी, सिंगल आदमी की कंपनी। दैट इज द पावर विच एआई इज अनलीशिंग। तो अगर मैं यूथ को कुछ बोलना चाहता हूं, आप एआई में अपने आप को इमर्स कर दीजिए। इससे बड़ा दूसरा मौका वेल्थ क्रिएशन का दोबारा नहीं मिलने वाला है।
दिस इज योर लास्ट हुर्रा टुवर्ड्स वेल्थ क्रिएशन। तो जो आप पर्सनल वेल्थ क्रिएशन की बात कर रहे हैं, इसके बाद एक एज ऑफ एबंडेंस है, वो एक दूसरी चीज है कि जहां सभी के पास सब कुछ है। लेकिन ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग, जिसको आप बोलते हैं ना, आपने अचीव किया कुछ खुद से, तो आई थिंक दिस इज द अपॉर्चुनिटी which is going to happen. Thank you so very much for being on a show, sir. Pleasure, Really, pleasure. really pleasure, It was a pleasure pleasure. having interaction with you. So ये थे हमारे साथ अमरदीप वाजपेयी जी, जिनके साथ हमने एआई की एडवांटेज और डिसएडवांटेज पे खुल के बात की, और यूथ के लिए उन्होंने कुछ बिजनेस प्रपोजल्स और इंडिपेंडेंट कंपनी बनाने के टूल्स भी बताए। सो इसी तरह से हम और भी डिफरेंट पर्सनालिटीज़ को अपने चैनल पे लाते रहेंगे। तब तक आप लोग बने रहिए, और एज यूजुअल मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और जितना हो सके फॉरवर्ड कीजिए, हमको मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द शो। जय भारत।